हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आपका विज्ञान में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और 20 में से 20 सही करने का कोशिश कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और परावैगनीकरण से, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन के परमाणुओं से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। तो ओजोन का निर्माण किससे होता है, तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये किसको छानता है, तो ये परावैगनिक किरणों को छानता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है वाट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूल को जे से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है हीरा और ग्रेफाइट दोनों, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसे आपको याद रखना है। और हीरा और ग्रेफाइट दोनों अधातु होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। ए ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल के जमाव के कारण, सी ऑप्शन है एस्टिक अम्ल के जमाव के कारण, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल के जमाव के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है। तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आपका विज्ञान में 95 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और 20 में से 20 सही करने का कोशिश कीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, बोल देना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वातपुत्सर्जन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है पत्ती में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ती में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वातपोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन में, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है डार्विन को, बी ऑप्शन है हेरोल्ड को, सी ऑप्शन है मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के द्वारा, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स के द्वारा, सी ऑप्शन है प्लाज्मा के द्वारा, डी ऑप्शन है लसिका के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है, तो प्लेटलेट्स के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। और जो लाल रक्त होता है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 21, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 46 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं, ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगर संख्या में पूछे कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो 46 पाई जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र से क्या होता है, तो अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। ए ऑप्शन है अमोनिया गैस, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14
14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है ब्रोमीन को, सी ऑप्शन है पोटेशियम को, डी ऑप्शन है कार्बन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाएगा तो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वेत प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्यों काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं रहता है और जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो नीले रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा और नीले रंग का जब प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा तो आकाश नीला नहीं दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है। दोनों एक साथ ऑप्शन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए प्र से क्या होता है, प्रकाश होता है और इसमें भी जो प्रकाश होता है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इसमें भी प्र होता है और इसमें भी प्र होता है। तो अब आप लोग आसानी से यहाँ पे समझ जाइएगा कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो ये 5 सतहों से घिरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न
और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले यहाँ पे आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आप लोग हमें ईमानदारी से बता दीजिए कि आपका 20 में से 20 सही हुआ कि नहीं हुआ। और जिन बच्चों का यहाँ पे 20 में से 20 सही हो गया होगा, तो मेरा ये गारंटी है कि उनका विज्ञान में फाइनल बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसे आप लोग नोटबुक पे लिख के रख लीजिएगा। ये हम बोल रहे हैं जिन बच्चों का यहाँ पे 20 में से 20 सही हुआ होगा, उनका विज्ञान में 95 प्लस नंबर आएगा। तो आप लोग हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ। अगर आपका 15 प्लस भी सही हुआ होगा तो आपका काफी अच्छा नंबर आएगा बोर्ड परीक्षा में, ये हमारा गारंटी है। और जिन बच्चों का यहाँ पे 15 से नीचे सही हुआ है, उनको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो शुरू में नंबर है, आप लोग जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री, डी ऑप्शन है 90 डिग्री। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।